नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में जिस बेहतरीन टॉपिक के बारे में आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक है गैर प्रायिकता या असंभाव्यता प्रतिदर्शन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके पहले मैंने आपको क्या है संभाव्यता प्रतिदर्शन यानी जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके अंतर्गत जितने भी सैंपलिंग के प्रकार थे उनको मैंने आपको पढ़ाया। और आज की क्लास में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत जितने भी प्रकार हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर आप चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बहुत ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि असंभाव्यता प्रदर्शन या गैर प्रायिकता सैंपलिंग क्या होता है। तो ये देखिए, गैर प्रायिकता सैंपलिंग एक सैंपलिंग विधि है, ठीक है। सैंपल के चुनाव करने की विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित होने का समान अवसर नहीं मिलता। जैसा कि आपने संभाव्यता प्रदर्शन में देखा कि है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित होने का समान अवसर मिलता है, इक्वल चांस मिलता है। लेकिन इसके विपरीत असंभाव्यता प्रदर्शन है कि इसमें चयनित होने का समान अवसर नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक तरीके से नहीं बल्कि शोधकर्ता की सुविधानुसार, अनुभव के अनुसार और उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। अब आइए असंभाव्यता प्रदर्शन के प्रकार क्या होते हैं जो आपके सिलेबस में हमको पढ़ना है उसके बारे में शुरू करता हूँ एक एक करके। सबसे पहला है संयोगवश सैंपलिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंटल सैंपलिंग। ये क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। देखिएगा, परिभाषा देखिएगा इसका, संयोगवश सैंपलिंग जिसे सुविधाजनक सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, गैर प्रायिकता सैंपलिंग की विधि है। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता उन प्रतिभागियों का चयन करता है जो आसानी से उपलब्ध है और जिनसे डेटा इकट्ठा करना। कहने की तात्पर्य है कि ये सुविधाजनक सैंपलिंग या संयोगबद्ध सैंपलिंग का वह प्रकार है जिसमें क्या है, शोधकर्ता अपने सुविधा के अनुसार और जो ऐसे सैंपल जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है, उनको क्या है वो चयन करता है और उनसे क्या है अपना डेटा वो इकट्ठा करना चालू करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सुविधाजनक सैंपलिंग। इसका मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो सबसे पहला है सुविधा आधारित चयन। तो सुविधा आधारित चयन, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि प्रतिभागियों का चयन केवल उनकी उपलब्धता और शोधकर्ता की सुविधा के आधार पर किया जाता है। मतलब जो सैंपल हैं वो उपलब्ध है कि नहीं है और शोधकर्ता को उसको चयन करने में सुविधा हो, इस बात का अच्छे खासे ध्यान रखा जाता है। दूसरा विशेषता है यादृच्छिकता का अभाव। जैसा कि आपने संभाव्यता प्रदर्शन के सभी प्रकारों में देखा था कि उसमें यादृच्छिक विधि से सैंपल का चुनाव होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चयन प्रक्रिया यादृच्छिक नहीं होते हैं बल्कि क्या होता है, शोधकर्ता की सुविधा, अनुभव और उद्देश्य के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। तीसरा है त्वरित और सरल। त्वरित और सरल क्या है, यह सैंपलिंग प्रक्रिया तेजी से की जा सकती है और कम लागत में पूरी होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई बहुत नियम शर्त नहीं है, जैसे चाहे अपने सुविधा के अनुसार अपने जो सैंपल हो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसके अनुसार आप सिलेक्शन सैंपल कर सकते हैं। तो जिससे क्या है, सरल भी प्रक्रिया है और तेजी गति से चलने वाली भी प्रक्रिया है। प्रतिनिधित्व की कमी, ठीक है, इसमें क्या है, पूरी जनसंख्या के सटीक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जैसा कि रैंडम सैंपलिंग में होता था, जो संभाव्यता प्रदर्शन का जो प्रकार था उन सभी में होता था। प्रतिनिधित्व की कमी का जनसंख्या के प्रतिनिधित्व को बहुत अच्छे से समझा जाता था, उसका ध्यान भी रखा जाता था। अब आइए बात करते हैं अगला जो इसका है संयोगवश सैंपलिंग के चरण है, मतलब स्टेप क्या इन्वॉल्व होते हैं इंसिडेंटल सैंपलिंग को जो है के अंतर्गत जो सैंपल का चुनाव करें। सबसे पहले है कि यदि आप अध्ययन के उद्देश्य की पहचान करें। सबसे पहला नंबर 1 ये है कि आप अध्ययन के लिए आवश्यक डेटा और प्रतिभागियों का प्रकार निर्धारित करें। और उद्देश्य की पहचान होने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरा ये है आसानी से उपलब्ध प्रतिभागियों का चयन करें। उन लोगों का चयन करें जो निकट हो या संपर्क में हो, ठीक है। अब ये क्या आप दूसरे स्टेप पर करेंगे, आप उन लोगों से का चयन करिए अपने सैंपल ग्रुप में जो आपके
समीप हो, आपके संपर्क हो, आपको यही करने के बाद है कि आसानी से मिल जाए, सुविधा आपको हो। तीसरा है आप क्या है आप डेटा संग्रह करेंगे, जो सैंपल आपने लिया है उससे आप डेटा सैंपल कीजिए। अब इसके कुछ फ़ायदे नुकसान है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला आसान और तेज़ है ये डेटा संग्रह की प्रक्रिया सरल है और समय कुशल भी होती है। सरल इसलिए कि इसमें कोई नियम शर्त नहीं है, जैसे आप चाहे उससे सैंपल का चुनाव करें, और ये इसलिए कम लागत भी इसमें लगता है। वही दूसरी इसका फ़ायदा, इसमें ज़्यादा संसाधनों या धन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है प्रारंभिक शोध के लिए उपयोग। यह विधि प्रारंभिक चरण के शोध के लिए उपयोगी है। ठीक है, मतलब कि कोई जो है शुरुआती अगर अनुसंधान किया जाए तो उसके लिए उपयोगी, लेकिन बाद के लिए ये उपयोगी नहीं है। सुलभ प्रतिभागी, इसमें शोधकर्ता को अपने आसपास मौजूद प्रतिभागियों से डेटा प्राप्त करना आसान होता है। ठीक है, यानी कि इसको जो अगर रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक पे, तो वह दिखेगा कि हमारे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैं अपने रिसर्च में शामिल कर सकता हूँ और सैंपल के रूप में ले सकता हूँ। अब जब इसके कुछ फ़ायदे हैं तो लाजमी सी बात है कि इसकी कमियाँ भी होंगी। इसको समझते हैं। पहला, पक्षपात का जोखिम इसमें लग सकता है। चयन प्रक्रिया व्यक्तिपरक होती है, जिससे परिणाम पक्षपाती हो सकते हैं। मतलब व्यक्तिपरक मतलब जो इसकी चयन प्रक्रिया है वो व्यक्ति के द्वारा होती है, जिससे कि परिणाम भी क्या है पक्षपाती होने के चांसेस होते हैं। प्रतिनिधित्व की कमी, जो हमने बताया कि इसमें संपूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। आगे क्या है, परिणामों की समानीकरण क्षमता सीमित है। इसमें परिणाम पूरी जनसंख्या पर लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रतिनिधित्व का जो कमी होता है, इसलिए पूरी जनसंख्या पे इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते। अगला है अविश्वसनीय निष्कर्ष। इसमें क्या है, डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठ सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसको समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए। अगर कॉलेज कैफेटेरिया में सर्वेक्षण करना हो तो आप जो है सुविधाजनक प्रतिदर्श के माध्यम से अपने सैंपल का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, यदि एक शोधकर्ता छात्रों को खाने के आदतों का अध्ययन करना चाहता है तो वह केवल कैफेटेरिया में उपस्थित छात्रों का चयन कर सकता है। अगला है एग्जाम्पल, माल में राय पूछना। माल में कैसे राय पूछेंगे, तो देखिए, एक मार्केटिंग शोधकर्ता माल में उपलब्ध लोगों से एक नए उत्पाद पर उनकी राय ले लेता है। ये सुविधाजनक परिदृश्य है, उससे क्या है उसको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला है सार्वजनिक स्थान पर साक्षात्कार। सड़कों पर लोगों से उनकी राय लेने के लिए शोधकर्ता उनके पास जाता है और उससे क्या है डेटा एकत्र कर लेता है। ठीक है, आपने कई न्यूज़ चैनलों को देखा होगा, वो सड़कों पे क्या है जब भी कोई घटना घटती है तो क्या है सड़कों पे जाके क्या है उसके बारे में राय फीडबैक लेते हैं। इसका कब उपयोग करना चाहिए, जब समय और संसाधन सीमित हो, जब प्रारंभिक जानकारी एकत्र करनी हो, जब जनसंख्या का पूरा डेटा से अपने उपयोग उपलब्ध न हो। निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहें तो ये आपको कह सकते हैं कि समूहगत सैंपलिंग एक सरल और लागत कुशल सैंपलिंग विधि है, जो प्रारंभिक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। हालांकि इसमें प्रतिनिधित्व और सामान्यीकरण की सीमाएं होती है, इसलिए इसे बड़े और सटीक शोध के लिए आदर्श नहीं माना जाता। तो ये बात रहा इंसिडेंटल सैंपलिंग का। अब जो दूसरा प्रकार है क्या है, ये है उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग, जिसको पर्पजीव सैंपलिंग कहते हैं। पहले इसका हम परिभाषा देखते हैं। तो इसका परिभाषा ये है, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग क्या है, देखिए ये कहता है कि जिसे जजमेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है। जजमेंटल मतलब न्याय करने वाला। यह एक गैर प्राकृतिक सैंपलिंग विधि है। इसमें शोधकर्ता अपनी विशेषज्ञता और अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर उन प्रतिभागियों का चयन करता है जो अध्ययन के सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक है। कहने के तात्पर्य है कि जो उद्देश्यपूर्ण जो है सैंपलिंग है या प्रदर्शन है, इसमें शोधकर्ता क्या करता है, अपने विशेषज्ञता, जिस विषय में वो अधिक जानकार है और अपना वो किस क्षेत्र में अध्ययन कर रहा है, उसके उद्देश्य के आधार पर क्या है प्रतिभागियों का चयन करता है। इसी को हम उद्देश्यपूर्ण जो है प्रदर्शन करते हैं। मुख्य विशेषताएं के बारे में आपको बताऊं तो इसका मुख्य विशेषता है शोधकर्ता का निर्णय प्रमुख होता है। प्रतिभागियों का चयन शोधकर्ता द्वारा उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर किया जाता है, तो क्या है उसका निर्णय जो है सर्वमान्य होता है। अध्ययन के लिए प्रासंगिक प्रतिभागी, केवल वे प्रतिभागी चुने जाते हैं जो शोध के विषय और उद्देश्य से संबंधित होते हैं। अब बाकी जो उससे नहीं होते उनको नहीं चुना जाता है। तीसरा, इसमें वही बात जो है गैर यादृच्छिक चयन। प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक रैंडम तरीके से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी जो उद्देश्य की पूर्ति करे और जो जिस विषय में वो विशेषज्ञ हो, उस क्षेत्र के जो हो, उनकी क्या है वो सैंपलिंग में सिलेक्शन करता है।
अब इसके स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला है अध्ययन के उद्देश्य की पहचान करें, यानी शोधकर्ता के शोध के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करें। यानी कि शोध के जो मुख्य उद्देश्य हैं, शोध किस लिए किया जा रहा है, उसको पहले आप क्या है पहचानना पड़ेगा, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा ये आ जाता है प्रासंगिक विशेषताओं की पहचान करें, उन गुणों या मानदंडों को निर्धारित करें जो प्रतिभागियों के चयन के लिए आवश्यक है। यानी कि जब आप प्रतिभागियों का चयन करने जाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमको किस क्राइटेरिया के आधार पर प्रतिभागियों का सिलेक्शन करना है। अब जब ये हो गया तो उनका चयन कर लीजिए, उन लोगों या समूहों को चुने जो अध्ययन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं। तो ये स्टेप इन्वॉल्व है। अब इसके फायदे हम देख लेते हैं। ये गहराई से जानकारी प्राप्त होती है, ये अध्ययन के लिए सबसे प्रासंगिक और सूचनात्मक प्रतिभागियों पर ध्यान केंद्रित करता है, तेज और लागत कुशल होता है, यानी कि बहुत समय और संसाधन बचाने के लिए उपयुक्त होता है। ये विशेषज्ञता पर आधारित चयन होता है, प्रतिभागियों के चयन शोधकर्ता की विशेषज्ञता और अनुभव पर आधारित होते हैं। अब कमियों की बात कर लेते हैं। तो कमियों में क्या हो जाएगा, पक्षपात का खतरा, शोधकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय के कारण सैंपलिंग में पक्षपात हो सकता है, परिणाम सामान्यीकृत नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कमियां है कि पक्षपात का खतरा होता है। जैसे एक मैं मान लीजिए कोई मैं शोध कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ही क्या है सैंपल का सिलेक्शन करना है, ठीक है, अपने अध्ययन के उद्देश्य के आधार पे, अपने विशेषज्ञता के आधार पे। तो मेरे माइंड में जिस चीज़ को लेकर निगेटिव एस्पेक्ट रहेंगे तो मैं क्या है उसे अपने सैंपल में नहीं लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं जिस जिस चीज़ से के लिए मेरे माइंड में पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेंगे मैं उन्हीं चीज़ों को अपने में लूँगा। तो क्या है ये पक्षपात का खतरा होने का हमेशा चांस होता है। परिणाम में ये जैसे पहले वाले में आपने देखा कि इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते प्रोजेक्ट संख्या पे, इसको भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चयन यादृच्छिक नहीं है, परिणाम प्रोजेक्ट संख्या पर लागू नहीं कर सकते। तीसरा वही वाली बात है जो उसमें है, प्रतिनिधित्व की कमी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग नहीं हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपको बताएं, स्वास्थ्य अनुसंधान में यदि एक शोधकर्ता एक नई दवा के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है तो वह केवल उन मरीजों को चुनेगा जिन्हें संबंधित बीमारी हो। मान लीजिए कोई शोधकर्ता टीबी के लिए एक नई दवा बनाया गया, उसके लिए अध्ययन कर रहा है, तो वो टीबी से जुड़े जो ऐसे मरीज जिनको टीबी हुआ है वो उन्हीं से क्या है उस दवा के बारे में वो प्रश्न पूछेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यदि शिक्षक कक्षा में कमजोर छात्रों पर एक विशेष शिक्षण पद्धति का प्रभाव देखना चाहता है तो वो केवल कमजोर छात्रों का चयन करेगा। ठीक है, यानी कि विशेष छात्रों पर एक विशेष शिक्षण पद्धति का प्रभाव दिखना चाहता है। अगर वो देखना चाहता है कि ये एक नई जो मैंने टेक्निक अपनाई है बच्चों को पढ़ाने का उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो जो तेज छात्र है उनको नहीं चयन करेगा बल्कि कमजोर छात्रों को चयन करेगा। अब उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग कुछ प्रकार भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है विशिष्ट मामला चयन। ये क्या है, असामान्य या दुर्लभ मामलों का चयन। जैसे एक छात्र का अध्ययन जो उच्चतम अंक लाता हो, तो ये क्या है विशिष्ट मामला चयन है। समानता आधारित चयन क्या आता है, ऐसे प्रतिभागियों का चयन जिनमें समान विशेषता हो। ठीक है, और अगला है अधिकतम विविधता चयन, जिसमें क्या है अलग अलग दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करने के लिए विविध प्रतिभागियों का चयन। अगला है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये क्या है, ऐसे प्रतिभागियों के माध्यम से अन्य संभावित प्रतिभागियों तक पहुंचाना। एक प्रतिभागी के माध्यम से अन्य संभावित प्रतिभागी तक पहुंचाना। जैसे कोई व्यक्ति जुर्म किया है, मैं एग्जांपल के तौर पर बस आपको बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति जुर्म किया है तो एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, अन्य भी लोग शामिल है, तो एक व्यक्ति के माध्यम से बाकी और जो मुजरिम उनके तक पहुँचाना, ये स्नोबॉल सैंपलिंग हो गया। अब इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं, जब शोध का उद्देश्य विषय और गहराई से जानकारी प्राप्त करना, जब समय और संसाधन सीमित है, जब शोध के लिए विशिष्ट या असामान्य प्रतिभागियों की आवश्यकता हो। ठीक, निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग एक प्रभावी और केंद्रित सैंपलिंग विधि है जो विशेष रूप से छोटे ऑर्गन अध्ययन के लिए उपयुक्त है। हालांकि इसमें पक्षपात का जोखिम और परिणामों की सामान्यीकरण की सीमा होती है। अब अगला हम देख लेते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। कोटा सैंपलिंग एक गैर प्राकृतिक सैंपलिंग तकनीक है जिसमें शोधकर्ता क्या जनसंख्या कुछ विशेषताओं, ठीक है, जैसे आयु, लिंग, आय के आधार पर समूह में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह से एक निश्चित संख्या कोटा में प्रतिभागियों का चयन करते हैं और ये सुनिश्चित करता है कि नमूने में विशेष लक्षणों का प्रतिनिधित्व है कि नहीं। कहने के तात्पर्य कि कोटा सैंपलिंग जो है असंभाव्यता प्रदर्शन का वह प्रकार है जिसमें शोधकर्ता क्या है, पहले
जो है जो जनसंख्या हो वो है उसको कई कोटा में या समूह में विभाजित कर देता है। विभाजित करने के बाद क्या है, वो उनमें से कुछ एक निश्चित कोटा को या निश्चित व्यक्तियों को अपने सैंपल में चुनाव करता है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं कोटा सैंपलिंग की विशेषताएँ क्या होती है। इसमें पूर्व निर्धारित श्रेणियाँ होती है। क्या है? जनसंख्या को विभिन्न श्रेणियों या उपसमूह जैसे पुरुष, महिला, युवा, वृद्ध में विभाजित किया जा सकता है। और इनके अंतर्गत जो है हम ये श्रेणियाँ क्या होती है, अध्ययन के लिए प्रासंगिक विशेषताओं पर आधारित होती है। इसमें निश्चित कोटा दिया जाता है। कोटा क्या होता है देखिए, प्रत्येक श्रेणी से एक निश्चित संख्या में प्रतिभागियों का चयन किया जाता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, उपभोक्ता व्यवहार पे एक अध्ययन में 50 पुरुष और 50 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। और गैर यादृच्छिक चयन है, प्रतिभागियों के चयन कोटा के भीतर सुविधा या उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, न कि यादृच्छिक तरीके से किया जाता है। तो ये विशेषता हुई, इसके कोटा सैंपलिंग के चरण क्या है, प्रासंगिक विशेषताओं की पहचान करें, यानी कि अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं को निर्धारित करें, जैसे आयु, शिक्षा और आय, जनसंख्या को विभाजित करें। अब इनकी विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या को विशिष्ट उपसमूह में विभाजित कर दीजिए, फिर कोटा निर्धारित कर दीजिए। कोटा निर्धारित करने के लिए क्या है, प्रत्येक उपसमूह के लिए एक निश्चित संख्या में प्रतिभागियों का कोटा निर्धारित कर दीजिए। लास्ट में प्रतिभागियों का आप चयन करिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उन प्रतिभागियों को शामिल करें जो कोटा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आमतौर पर सुविधा के आधार पर। अब इससे कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे देखते हैं क्या है, यह है त्वरित और कम लागत वाला है। यह प्राकृतिक सैंपलिंग विधियों की तुलना में सबसे आसान और तेज़ है। महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। नमूने में अंडर रिप्रेजेंटेड समूह को ये शामिल करने में मदद करता है। संपूर्ण जनसंख्या सूची की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अब इसकी कुछ कमियाँ हैं, क्या है, पक्षपात का जोखिम होता है, परिणाम समांकित नहीं किए जा सकते हैं, वही बात जो हमने हर में आपको बताया है। अधिक या कम प्रतिनिधित्व का इसमें जोखिम पाया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण में अगर देखें तो मान लीजिए कि एक शोधकर्ता नए उत्पाद पर राय जाने के लिए अध्ययन कर रहा है, तो जनसंख्या क्या होगा, शहर के निवासी, श्रेणियाँ आयु समूह 18 से 30, 31 50, 51 प्लस, कोटा प्रत्येक आयु समूह से 50 प्रतिभागी। अब क्या है, प्रतिभागियों को माल पार्क या ऑनलाइन मंचों से कोटा पूरा होने तक चुना जाता है। कोटा से अपने यही उसका एग्जाम्पल है। इसका उपयोग कब करना चाहिए, तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए जब समय और संसाधन सीमित हो, जब विशेष जनसंख्या डेटा उपलब्ध न हो, जब विशेष समूह का अध्ययन प्राथमिकता हो। अध्ययन निष्कर्ष के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कोटा सैंपलिंग गैर प्राकृतिक तरीका एक ऐसे उपयोगी तरीका है जो कम लागत और समय महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। हालांकि इसके परिणाम सुविधा पक्षपाती हो सकते हैं। तो ये बात रहा जो है सैंपलिंग के जो तीनों प्रकार थे उसके बारे में मैंने बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आगे मैं सभी क्लास भी लाने वाला हूँ। आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो चिंता मत करिएगा समय रहते। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, वीडियो में जब डालूँ तो आपको मैसेज मिल जाए। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।